नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, कल से हमने डेली क्विज की श्रृंखला स्टार्ट कर दी है क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकट आती जा रही है। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज यानी कि 19 दिसंबर का डेली क्विज हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आज के महत्वपूर्ण है इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, कहीं से भी। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बट यहां पर आप चेक करिए आपसे सही कथन पूछे गए हैं या गलत। तो यहां पर पूछे गए हैं कि कितने कथन सही हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू करी गई है। यह वनों और कृषि वानिकी के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। UNFCCC ने वनों की कटाई से निपटने के लिए सभी देशों के लिए ऐसी योजना बनाना अनिवार्य कर दिया है। वीडियो को पॉज करके अपने आप से इस प्रश्न को लगाने का प्रयास करिए। अब मैं आपको बताता हूं ये चीज चर्चा में क्यों आई है। सेंटर लॉन्चेस फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन स्कीम टू काउंटर फॉरेन एजेंसीज। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसको आप अपने जीएस के थर्ड पेपर से जोड़ सकते हैं। अब इसके पहले आपको समझना होगा कि ये जो सर्टिफिकेशन स्कीम फॉरेस्ट के लिए चलाई जा रही है, ये है क्या बेसिकली। यहां पे हमको पता है, हम लोग जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, COP28 हुआ अभी। तो जलवायु परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण यहां पर आता है, वो क्या है कि वनों की जो हम लोग ना अंधाधुंध कटाई करते हैं इल्लीगल रूप से। और ये कटाई क्यों करी जाती है, चाहे आप एक बार अपने घर में आप देखेंगे या अपने आसपास देखेंगे, वनों की लकड़ी से बनने वाले उत्पाद आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। हमारे घर में चेयर्स, कुर्सियां, बेड, सब कुछ लकड़ी से बन रहा है। तो अब जब इतनी मात्रा में और इतनी बड़ी पॉपुलेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर इस तरीके से लकड़ी का उपयोग होगा, और वो लकड़ी बेसिकली उसका सोर्स क्या है, वो है वन, फॉरेस्ट। तो वहां से जो वनों की कटाई हो रही है, अब यहां पर बोला जा रहा है कि इसको ना हमें अब रोकना है और कायदे से उस चीज को रोकना है जो यहां पर इलीगल तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे यूएसए की बात करते हैं या यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, तो इन्होंने ऑलरेडी अपना लॉ पास कर रखा है कि उनके मार्केट में, उनके देश में यदि कोई वस्तु आयात भी हो रही है या उनके देश में कोई वस्तु की बिक्री हो रही है, एंट्री के केस में या यहां पर सेलिंग के केस में, अगर वो वस्तु किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मिलके, मतलब वो वस्तु कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट है और उसका जो लकड़ी है वो फॉरेस्ट से आई है, तो क्या उस पेड़ को गलत तरीके से काटा गया, क्या वो एक रिजर्व फॉरेस्ट था उसको वहां पे नष्ट करा गया, अगर ऐसा है तो इसको पूरी तरीके से यहां पर बैन करा जाएगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्लासगो समिट जो था, उसमें यहां पर एक प्लेज ली गई थी कि 2030 तक लगभग 100 देशों ने बोला था कि जो हमारा गलत तरीके से कटाई होती है वनों की, उसको हम पूरी तरीके से बंद करने का प्रयास करेंगे। तो उसी प्रयास में भारत सरकार ने यहां पर जो ये प्रमाणन सर्टिफिकेट है, इनको यहां पर निकाला है। अब अगर बात करें तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि दो प्रकार के यहां पर प्रमाण पत्र होते हैं। एक होता है जिसको वन प्रबंधन बोलते हैं और एक होता है अभिरक्षा की श्रृंखला, यानी कि चेन ऑफ कस्टडी। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई पेड़ है और यहां तक कोई इसका जो टेबल चेयर है, जो भी है वो बनता है, तो इस पेड़ से लकड़ी की कटाई तक वो जिस जिस चरण में होके गुजरता है, तो हर चरण में सरकार के द्वारा इस पूरे सप्लाई चेन का इंस्पेक्शन किया जाएगा कि कहीं भी ये पेड़ की लकड़ी गलत तरीके से तो नहीं काटी गई है, ये पेड़ जो था इसको संरक्षित घोषित करा गया था, उसके बाद भी ये कटाई हुई है, तो उसी को बोलते हैं कि पूरा चेन ऑफ कस्टडी है। यहां पर आप देखोगे कि इंडिया के अंदर केवल उत्तर प्रदेश ऐसा है जहां पर इस तरीके के वन प्रमाणित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूरा नोडल एजेंसी है इस सर्टिफिकेशन की, ठीक है। यहां पर टोटल 18 मतलब 8 मानदंड आते हैं और 37 संकेतक है, यानी कि जो क्राइटेरिया से हम सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल वन को बिना नुकसान पहुंचाए यहां पर बनाया गया है या इसके बदले में बाकायदा उस कंपनी ने फॉरेस्टेशन किया है, ठीक है, तो वहां पर इस सर्टिफिकेट को दिया जाएगा। तो ये बेसिक सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं, तो यहां पर आप देखोगे तो पहला कथन यहां पर एकदम सही हो जाएगा, दूसरा वाला कथन भी एकदम सही हो जाएगा, बट यहां पर सभी देशों के लिए बाध्यकारी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, ऐसा नहीं। तो तीसरा कथन यहां पर गलत होगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा, सॉरी ये बी होना चाहिए था, ए होना चाहिए था, सी, डी। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 2, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन के बीच में एक प्रयास के रूप में विकसित किया गया है।
यह महत्वपूर्ण भूविज्ञान डेटा को लोकतांत्रिक बनाने, अमूल्य संसाधनों, अभूतपूर्व पहुंच के साथ शिक्षा जगत में हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, इनको सही करने का प्रयास करिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर गलत कथन की बात हो रही, कितने कथन गलत हैं। अब ये न्यूज देखिए पीआईबी की है। यहां पे जो हमारा खान मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, उसने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल इसको लॉन्च करा है। अब इसके बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जहां पर हम लोग भौगोलिक सूचना की बात करते हैं, भौगोलिक सूचना का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको समझना है तो आप ऐसे समझो कि कोई एक गांव है, तो उसके अंदर कोई व्यक्ति है, तो उसकी आवासीय संपत्ति, उसकी खेती जहां पर वो कृषि करता है, उसकी संपत्ति कैसी, तो उसकी पूरे गांव की इस तरीके से मैपिंग करना कि लोगों के पास अपने आवास के राइट्स हों। कल को वो बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, तो उनसे पूछा जाता है कि आपके पास है क्या। तो अभी आप देखोगे बहुत सारा हमारे जो विलेज एरिया होते हैं वहां पर इस तरीके को लेकर, जमीन को लेकर विवाद होता है। तो सरकार ने, आपको याद होगा, स्वामित्व योजना स्टार्ट करी थी। इस योजना का मेन उद्देश्य यह था कि किस तरीके से हम जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें ड्रोन की मदद से जो भूमि है उसका अवलोकन करके और उसकी मैपिंग कर सकते हैं। अब यही चीज गांव से हटा के अगर पूरे भारत की बात कर लें तो यहां पर पर्यटन का विकास करने के लिए हम पूरे भारत का इस तरीके से जो जियो स्पेशल डेटा होता है उसको यहां पर एनालिसिस करेंगे, उसका डेटा हम निकालेंगे, कहां पर क्या चीज है। इससे हमें जलवायु को समझने में मदद मिलेगी, पर्यटन के लिए, परिवहन के लिए, कई सारे यहां पर आप देखोगे जो हमारे राज्य होते हैं उनके अंदर जिले होते हैं उनके लिए कई सारी योजनाएं बनाने के लिए, लॉजिस्टिक वहां पर अच्छे से काम करे उसके लिए, तो इन सारी चीजों का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, विज्ञान में, कृषि में, सब जगह इस डेटा का यूज करेंगे। तो जितना भी सैटेलाइट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से डेटा कलेक्ट होगा, उन सारे को बोला जा रहा है कि नेशनल जियो साइंस डेटा रिपोजिटरी पोर्टल है ये। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और बेसिकली इस पोर्टल को बनाया किसने? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ने। अगर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो यहां से भी प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसा मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसकी स्थापना 1851, बहुत पुराना संगठन है, बट उस टाइम पे आप देखोगे रेलवे के लिए कोयला जमा करने के लिए कहां कहां पर ये कोयला है इसको फाइंड आउट करने के लिए सारी चीजें करी गई थी। बाद में इसमें और ज्यादा काम जुड़ गए, जैसे कि जमीनी सर्वेक्षण करना, समुद्री सर्वेक्षण, कहां पर मिनरल्स पाए जाते हैं ये सब चीजें देखना, भू तकनीक, भू पर्यावरण, प्राकृतिक खतरों की पहचान करना, ये सारे काम जो हमारा जीएसआई है इसके द्वारा करा जाता है। मेन क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपको ध्यान रखना है कोलकाता में है, खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इतने इसके यहाँ पर और भी रीजनल ऑफिसेज हैं जैसे कि लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां देखोगे भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट की बात होती है तो जब भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात होगी तो खान मंत्रालय का नाम आएगा। इसी तरीके से यहां पर मिति का नाम आएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होगी। अब वापस अपने प्रश्न पे पहुंचते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि ये पहला वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बात हो रही है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जबकि ये खान मंत्रालय के अंतर्गत है। यहां पर दूसरा वाला कथन एकदम सही हो जाएगा और तीसरा कथन भी यहां पर सही होगा। तो कितने कथन गलत है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल एक, यानी कि ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आयोजित अहेड परामर्श कार्यशाला निम्नलिखित पर विचार करना है, इससे क्या है ये, है ना। ये आपके सामने ऑप्शंस है। आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए एक वैश्विक निगरानी ढांचा स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन देखिए, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो होती है उसके दुरुपयोग से जो रिस्क होते हैं उसको रेगुलेट करने का प्रयास करना। टिकाऊ और किफायती शीतलन, कूलिंग जो होती है, समाधानों के माध्यम से तीव्र गर्मी की लहरों के खिलाफ भारत को मजबूत बनाना। वैश्विक महामारी शमन, यानी कि उसको किस तरीके से हम मिटिगेट कर सकते हैं, उसके लिए एक आपातकालीन यानी इमरजेंसी फंड बनाना, इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है डीपीआईआईटी, जो कि आपका वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। उस मंत्रालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर एक पहल स्टार्ट करी है। और उस पहल का मतलब क्या है, अब आपको पता है कि भारत में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज के कारण, आप अगर नॉर्थ इंडिया की बात करो, हालांकि तो पूरे भारत में टेम्परेचर बढ़ता है, बट नॉर्थ इंडिया में ग्रीष्म लहर यानी हीट वेव का कितना निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो यहां पर जो हमारी कूलिंग की मांग है वो भी क्या होती जा रही है, बढ़ रही है। अब हर व्यक्ति को, अब कूलर्स काम नहीं कर रहे, अब हर व्यक्ति को एसी चाहिए, चाहे ऑफिस की बात करें, अपने पर्सनल घर की बात करें, क्योंकि ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ये नॉर्मल पंखे या कूलर से रिजॉल्व होने वाला है ही नहीं।
तो जब इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है तो इसके लिए एनर्जी की डिमांड बढ़ती है, ऊर्जा की डिमांड बढ़ती है। तो विद्युत में अब आपको पता है कि 60 to 70% कोयले के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब हम करें क्या? तो हमें इसकी जड़ का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, यानी कि कूलिंग का सॉल्यूशन। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि बहुत, जैसे आप देखोगे ना, टिकाऊ और किफायती कूलिंग प्रणाली की हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो और उसका पर्यावरण पर भी बहुत कम निगेटिव इंपैक्ट पड़े, है ना। घरेलू जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज करें। जैसे ही आपने सुना होगा ईसीबीसी के बारे में, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। तो इसमें बोला गया है कि जो भी हमारी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं तो उनको हम वातानुकूलित बनाएं, ऐसे बनाएं कि उसमें जो एयर है वो अच्छे से ट्रांसफर हो सके, ठीक है, जो लाइट है प्रॉपर वो आ सके, जिससे कि विद्युत का आप कम यूज कर सको। तो उसको भी आप इससे जोड़ के रख देख सकते हो। बट यहां पर अगर अहेड की बात करेंगे तो वो साफ साफ लिखा हुआ है कूलिंग उपकरण बनाने किफायती दर पर और इनका उत्पादन बढ़ाना है, ताकि हम उस गर्मी से बचाव कर पाए। और ये सब हमें घरेलू टेक्नोलॉजी से बनाना है। तो ध्यान से देखो, इसको आप जोड़ सकते हो आत्मनिर्भर भारत से भी, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल। अब जरा यहां पर देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम एनआईसीपी के बारे में, इसकी कल्पना विश्व स्तरीय विनिर्माण सुविधाओं को बढ़ावा देने और भारत में भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकसित करने के लिए करी गई है। कार्यक्रम के तहत 11 औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आंतरिक व्यापार संवर्धन यानी कि डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कौन से कथन सही है, इसको लगाने का प्रयास करिए। अब यहां पर आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके बीच में एक डील साइन हुई है और वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट की है। हम लोग बहुत बार इसमें चर्चा कर चुके हैं कि गलियारे क्या होते हैं, औद्योगिक गलियारे क्या है। औद्योगिक गलियारे का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी राज्य में आप खड़े हो, आपके देश में ये जो XYZ विदेशी कंपनी है निवेश क्यों करेगी, बिकॉज यहां पर उसे पता है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और भारत के किसी भी कोने में हम भेज सकते हैं। तो यानी कि आपके उस शहर के अंदर रेलवे होना चाहिए, उस शहर के अंदर एयरपोर्ट होने चाहिए और जाहिर सी बात है उस शहर के अंदर रोड्स होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी हमें स्ट्रांग करनी है, ऐसे शहरों को हमें मॉडर्नाइज करना है, औद्योगिक शहर में बनाना है। दूसरा, यहां पर ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपको यह भी करना है कि यहां पर अच्छी एडवांस टाउनशिप होनी चाहिए, अच्छे यहां पर फैसिलिटीज होनी चाहिए, इनका भी निर्माण आपको करना है ताकि वहां पे जो भी लोग जॉब्स वगैरह करते हैं उनको कहीं दूर रहना ना पड़े, वो आपस में वहां पर रेजिडेंशियल एरिया भी हो, वहां पे रियल एस्टेट भी डेवलप हो। तो जब ये सारी चीजों का आप मिक्सचर करते हो तो कंपनियां आकर्षित होती हैं निवेश करने के लिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर इस तरीके के कॉरिडोर की बात हो रही है जिसके बीच में यहां पर यह डील जो है वो साइन हुई है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखते हैं प्रश्न में तो आप देखोगे तो पहला वाला कथन एकदम सही है। दूसरा, 11 औद्योगिक गलियारे विकसित करे जा रहे हैं, यह भी कथन एकदम सही है। और ये यहां पर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के डीपीआईआईटी की बात करेंगे तो यह भी कथन सही है। तो कितने कथन सही है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे तो ये कॉरिडोर्स की बात है, कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं, तो एक बार इसको आप मानचित्र में भी देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में रहेगा ये। जैसे इसी में आप देखोगे डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की भी बात होती है। अब ये प्रश्न मैं आपसे पूछ लूंगा, 2023 की बात करें तो आपके सामने ये प्रश्न आया था, निम्नलिखित आपके सामने कुछ निकाय दे रखे हैं, कौन से संवैधानिक निकाय हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग। अब वीडियो को पॉज करके प्लीज इसको लगाइएगा क्योंकि अब इसमें एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, मतलब इसका कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं, बस कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2023 में ही पूछा गया था। जैसे ही आपकी नज़र पहले वाले पे जाएगी तो आप समझ जाएंगे कि भाई 1992 में आपको पता है इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो भी पिछड़ा वर्ग है उसको किस तरीके से हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं, किस तरीके से लाभ दे सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण करा गया और ये एक संवैधानिक आयोग है। मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो यहां पर आपको पता है ये 1993 में बना, बट ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। विधि आयोग की बात करेंगे तो विधि आयोग भी आपको पता है ये एक नोटिफिकेशन यानी कि एक आदेश के फलस्वरूप जो हमारा विधि मंत्रालय उसके अंतर्गत बनाया गया था। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उपभोक्ता निस्तारण जो विवाद होते हैं उनके लिए यहां पर बात करें तो 1998 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो कितने संवैधानिक इकाई हैं, तो केवल एक। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो है ए, ठीक है। आज के तथ्य पे नजर डालते हैं, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद, यहां पर आप देखोगे यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड करा गया है, मतलब कि मेंबर्स में कुछ शफलिंग करी गई है, कुछ को परिवर्तन किया गया है।
नाम से अगर मैं यहां पर पॉज हो जाऊं, मैं तुमसे कहूं कि इसका मतलब तुम क्या समझ पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहां पर स्टार्टअप्स की बात हो रही है। स्टार्टअप्स का सीधा सा मतलब होता है नवाचार, इनोवेशन से और स्टार्टअप से, ठीक है। यहां पर भी ये बात करी जा रही है कि इंडिया में बेसिकली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो हमारे युवा होते हैं, उनके मन में उनके जो नवाचार आइडियाज हैं, कई बार उनके मन में सॉल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, बट वो धरातल पर आ नहीं पाता। क्यों नहीं आ पाता? तो उसके लिए पूरा जो एक इकोसिस्टम चाहिए, चाहे पैसे की बात करें, मशीनरी की बात करें, गाइडेंस की बात करें, मेंटरशिप की बात करें, तो ये सारा जो इकोसिस्टम है वो उनको प्रोवाइड करना, इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद। इसके अंतर्गत बहुत सारे मेंबर्स हैं, उनका मेन फोकस यही रहेगा किस तरीके से भारत में हम नवाचार को बढ़ाएं, स्टार्टअप्स को बढ़ाएं। सीधा सा यहां जोड़ो, इसको अगर मैं लिख दूं, क्या रोजगार नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इससे क्या हम घरेलू टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी नहीं पैदा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या यह आत्मनिर्भर भारत को नहीं जोड़ता है? बिल्कुल जोड़ता है। तो यह था इसका मेन उद्देश्य। अगर इस काउंसिल की बात करोगे ना, तो ध्यान से देखना, यहां पर जो इसके चेयरमैन होते हैं वो हमारे कॉमर्स इंडस्ट्री जो मिनिस्टर होंगे वो होंगे। यहां पे जो कन्वेनर होंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल कर होंगे। यहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में आप देखोगे जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, और वो कई सारे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के मेंबर हो सकते हैं, कुछ वेटरन्स हो सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के इंडिया में, है ना, जिनको जो यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, अपने आइडियाज को बताएंगे, मेंटरशिप, गाइडेंस, ये सब देंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेयरमैन, उनको जरूर याद रखिएगा कि इनके मेन जो अध्यक्ष हैं वो कौन रहेंगे, ठीक है। तो आज के डेली क्विज में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आज का डेली क्विज आपको अच्छा लगा होगा। एक प्रश्न पूछता हूं, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर से आप क्या समझते हैं? कमेंट करके आंसर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज का डेली क्विज कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी डेली क्विज के अगले सत्र में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।